मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। दिल्ली में कांग्रेस CEC की मैराथन बैठक, छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। सिंहदेव बोले, पहले चरण की 20 सीटों को लेकर है प्रेशर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन की प्रक्रिया भी होगी शुरू। दंतेवाड़ा पे 1 लाख के इनामी नक्सली ने SP के सामने किया सरेंडर। नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में था सक्रिय। सरायपाले में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। बसना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 16.5 लाख का 33 किलो गांजा जब्त। भरथरी कलाकार अमृता बारले का निधन। कुछ समय से बीमार थी बारले। मेडिकल कॉलेज की ICU में चल रहा था इलाज। छत्तीसगढ़ी कला जगत में शोक की लहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। पहले फेज के 20 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। पितृपक्ष खत्म होते ही नामों का ऐलान भी हो सकता है। बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी सीटों पर हम प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। पहले चरण की सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। सब कुछ आम सहमति से हो रहा है। वहीं सिंहदेव ने कहा कि 90 सीटों पर चर्चा हुई है। 1 या 2 दिन में फाइनल स्थिति सामने आएगी। बैठक के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर 36 के दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा और मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, CM भूपेश बघेल, डिप्टी CM TS सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 दिन यानी 7 नवंबर और 17 नवंबर को होंगे। डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। 90 पे डिस्कशन रहा। कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको 1-2 दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। कल देर रात रायपुर पहुंचे हैं मंत्री और 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे। धरसीवा, आरंग और अभनपुर में वो बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो देखिए, रविशंकर प्रसाद का छत्तीसगढ़ दौरा है। 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और बैठक के दौरान वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उन्हें बताएंगे और साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो लगातार दिग्गजों का दौरा चल रहा है। चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में रविशंकर प्रसाद का छत्तीसगढ़ दौरा है। 3 अलग अलग विधानसभा में वो बैठक लेने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति देने वाले हैं, चुनावी मंत्र देने वाले हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में जीत मिल सके। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन का विरोध शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश कार्य समिति की सदस्य संगीता शाह के घर पहुंचे और उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। लोगों ने कहा कि संगीता शाह जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं और सभी के सुख और दुख में खड़ी रहती। उनको टिकट मिलना चाहिए था। और आपको बता दें कि टिकट के दौड़ में संगीता शाह का भी नाम शामिल था, लेकिन पार्टी ने 5 बार के पार्षद रहे रिकेश सेन को प्रत्याशी बनाया, जिससे संगीता शाह के समर्थक अब उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं संगीता शाह का कहना है कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं, लेकिन जनता की जनभावना की भी वो कद्र करती है।
हम बस ये बोल सकते हैं कि जिन्हें जो योग्य थे उनको नहीं मिला। हमारा सीधा जवाब है कि हमारी दीदी एकदम योग्य है। हम ये चाहते हैं कि इस बार चेंज हो और ये हमारा वैशाली नगर क्षेत्र में मैडम का था, हमारा संगीता मैडम जी हमारा सपोर्ट करें। जो भी उन्होंने निर्णय लिया होगा वो जनता के लिए लिया होगा और जनता से बड़ा तो हमारे पास कोई भी धन नहीं है। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर प्रत्याशियों ने बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अंबिकापुर सीट के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में जहां राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि बीजेपी के पास नेता तो है लेकिन नेतृत्व नहीं है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास टीएस सिंहदेव का कोई काट मौजूद नहीं है। टीएस सिंहदेव न सिर्फ जन नेता हैं बल्कि लोगों के दिलों में भी राज करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को यहां प्रत्याशी ढूंढने में असफलता मिल रही है और इधर भाजपा जल्दी प्रत्याशी की घोषणा के साथ इस बार अंबिकापुर सीट पर जीत का दावा कर रही है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि 15 साल में डिप्टी सीएम और विधायक टीएस सिंहदेव ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। ऐसे में इस बार बीजेपी जरूर जीत दर्ज करेगी। पिछले 15 सालों में जो यहाँ के विधायक हैं वो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जो जनता को उम्मीद थी उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे हैं। टीएस सिंहदेव जी के जो व्यक्तित्व है और जो सरगुजा वासियों के दिलों पर राज करते हैं वो, तो अंबिकापुर विधानसभा के लिए जवाब देने के लिए उनके पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं मिल पाया होगा। देखिए, भाजपा ने सरगुजा संभाग में 14 सीटों में से 13 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। खासकर आप अंबिकापुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भाजपा के लिए शुरू से दिक्कत रही है। तो वहीं भाजपा ने जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। IBC 24 से खास बातचीत में साय ने अपना विजन बताया। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कुनकुरी में उतारा गया, बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं से कि सर आपको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस काबिल हमको समझा है और हम जनता की आशा और विश्वास में पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ठगा नहीं, और जनता में हर वर्ग में भारी आक्रोश है। सब विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर सर एक वीडियो वायरल हुआ है गणेश राम भगत का, उसमें वो साफ रोते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के खिलाफ उनकी बगावत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसमें क्या कहेंगे सर? कई बार के वो विधायक हैं, मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव रहे, छत्तीसगढ़ में वो मंत्री भी रहे हैं और भी कई पदों को सुशोभित किए हैं। वो पार्टी के खिलाफ में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो फोटो में वो दिख रहे हैं कैंडी क्रश खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो अपना जाने क्या करना है क्या नहीं। आज तक वो अपना एक भी प्रत्याशी का नाम जारी नहीं कर पाए हैं और कांग्रेस में भारी अंतर कला है। पर सर्वप्रथम जीत करके अगर आते हैं आप तो सर्वप्रथम जनता के लिए क्या काम रहेगा आपका? गाँव में जाएंगे, गाँव वालों के साथ बैठक करेंगे, उनके गाँव की क्या आवश्यकता है उसको क्रम से नोट करेंगे और उसका समाधान का प्रयास करेंगे। बहुत सादगी द्वारा जवाब दिया गया कि यहाँ पर अगर फिर से अगर इनको जिता करके लाया जाता विधानसभा कुनकुरी में तो निश्चित तौर पे सड़क हो चाहे एक कहीं का भी कोई मामला हो, निश्चित तौर पे ये आगे जनता के लिए कार्य करेंगे। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। वही बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में साहू समाज ने चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साहू समाज का कहना है कि जिले में साहू समाज के करीब 2 लाख मतदाता हैं। ऐसे में जिले के 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर साहू समाज की भागीदारी जरूरी है। साहू समाज उसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से 1 सीट पर साहू समाज से प्रत्याशी की मांग कर रहा है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में साहू समाज के दखल को देखते हुए उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। साहू समाज ने मांगों को नजरअंदाज करने पर राजनीतिक दलों को इसका परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। हम चाहते हैं साहू समाज को कम से कम 90 विधानसभा सीट रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कम से कम 15 सीट में हमको सीट मिलना चाहिए हमारे समाज को। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं हमारे साहू समाज दोनों राष्ट्रीय पार्टी से ठगा महसूस कर रहे हैं। जो नेतृत्व मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए साहू समाज को, वो नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक दलों से हम लोग ये अपेक्षा रखना है
कि जिला साहू संघ बिलासपुर में मतदाता की संख्या, साहू समाज की मतदाता की संख्या लगभग 2 लाख है और 2 लाख में हम दोनों राष्ट्रीय पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि मतदाता के अनुसार यहाँ पार्टी, हम सभी सीट नहीं मांग रहे हैं, दोनों पार्टी से एक एक सीट कम से कम हमको, हमारे समाज को दे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बलों का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। फोर्स के लिए मूवमेंट के लिए निर्वाचन आयोग बसों और ट्रकों का अधिग्रहण कर रहा है। एक साथ वाहनों के अधिग्रहण किए जाने से बस ऑपरेटर्स चिंतित हैं। ऑपरेटर्स का कहना है कि त्योहार के समय में लोगों का आना जाना बढ़ता है, वहीं इस समय ट्रेनों का भी भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों के लिए बस ही बेहतर विकल्प है। लेकिन अधिग्रहण हो जाने से लोगों को बस नहीं मिल पाएगी, इसलिए बस ऑपरेटर्स ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि एक साथ वाहन लेने के बजाय पार्ट में अधिग्रहण किया जाए। बसों को छोड़ के छत्तीसगढ़ में अगर आप रेलवे को देखें तो रेलवे तो माशाअल्लाह आप देख ही रहे हैं, कब कौन सी ट्रेन कैंसिल हो जाए, भगवान भरोसे ही चल रहा है काम। टोटल आदमी आश्रित है आज बसों के ऊपर में, वो भी चुनाव के कारण पूरी अधिग्रहित हो जाएंगी, तो बहुत तकलीफ वाला काम है। पार्ट पार्ट में ले लें उसको, एक साथ ना लेके, या तो गाड़ियों को एक साथ जाम करके खड़े करके, उसमें सवारियों को तकलीफ होगी, क्योंकि 23 तारीख से शादी ब्याह चालू हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देश के बाद 8,800 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा कर लिए गए। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 1200 से ज्यादा प्रकरण दर्ज कर अपराधियों से 1284 हथियार जब्त किए गए हैं। प्रदेश में 54 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 18.5 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। अवैध शराब को लेकर भी कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 20,000 केस दर्ज कर 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई है। पूरे प्रदेश में 12,495 लाइसेंसी हथियार उपलब्ध हैं, जिसमें से 8,860 जमा किए जा चुके हैं। 3 हथियारों को जब्त किया गया है और 10 कैंसिल किया गया है। 54 लोगों को पूरे प्रदेश में आज दिनांक तक जिला बदर किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 18 करोड़ 49 लाख 4,197 रुपये की फाइन की कार्रवाई आज दिनांक तक की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलों और राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग तेज हो गई है। इस चेकिंग से सबसे ज्यादा परेशानी सराफा कारोबारियों को हो रही है। दरअसल इन दिनों सोने चांदी के दाम कम हैं, जिसके कारण लोग अभी से शादी के लिए गहने खरीदने लगे। इसके लिए रिटेलर और ग्राहक अपने साथ कैश भी रखकर ला रहे हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान उन्हें घंटों रोका जा रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि अगर कोई व्यापारी या ग्राहक बैंक स्लिप या जेवर के बिल दिखाता है तो उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सराफा कारोबारियों को बड़ा नुकसान होगा और इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे, क्योंकि त्यौहार का समय है और व्यापार मतलब ग्राहक बाहर से खरीदी करने आते हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी लेके जाते हैं, उन्हें बीच में रोका जाता है, कहाँ से लाए हैं, क्यों लाए हैं, क्योंकि जस्ट दिवाली के तुरंत बाद शादियां हैं, तो लोग अपनी शादियों की परचेसिंग करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें आते और जाते वक्त ना रोका जाए। अब ग्राहक आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, खरीदी करके जा रहा है, बुक्स में खरीद रहा है, पूरा पक्के में व्यापार कर रहा है, वो उसके पास माल तो रहेगा और वो बता भी रहा है कि मेरे पास में पूरा बिल है करके, लेकिन फिर भी परेशान उसको किया जा रहा है। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा के शेराडांड गांव में मात्र 5 मतदाता होने की जानकारी मिली है, जिनके लिए भी गांव में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र होगा। इससे पहले ये मतदान केंद्र सुर्खियों में आया था, जब यहां केवल 2 लोगों के लिए एक झोपड़ी में बूथ बनाया गया था। तो देखिए उस गांव से एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा का एक गांव है सेराडांड। यह सेराडांड 15 साल पहले तब सुर्खियों में आया था जब यहां पर केवल 2 मतदाताओं के लिए अस्थायी मतदान केंद्र एक झोपड़ी में बनाया गया था और उन 2 मतदाताओं के लिए यहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसी सेराडांड गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां पे वर्तमान में 5 मतदाता हैं जो आने वाले 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
पहले जो अस्थायी झोपड़ी बनाई जाती थी, अब यहाँ पर पक्की देवगुड़ी का निर्माण हो चुका है। ये सेरा डांड का जो ये देवगुड़ी है, जहाँ एक पक्के भवन का निर्माण हुआ है। तो आने वाला जो मतदान है वह इसी पक्के भवन में जो है यहाँ पे किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो 5 मतदाता हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी 5 मतदाता हैं, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और यहाँ पे जो मतदान दल हैं, यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। यहाँ पे 3 दिन रहते हैं और मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कराते हैं। हम सबसे बुजुर्ग मतदाता महिपाल से बात करेंगे। दादा, यहाँ पे जो मतदान दल आते हैं, जो चुनाव करवाने के लिए आते हैं, उनके बारे में बताइए। यहाँ किस तरह से पहुँचते हैं, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ जो मतदान लेने आते हैं उन लोग ट्रैक्टर में आते हैं और ट्रैक्टर खड़ा करके यहाँ रहते हैं और मतदान केंद्र मतलब मतदान लेके ही जाते हैं। जो मतदान है लोकतंत्र का एक महापर्व है, इसको संपन्न कराने के लिए मतदान दल यहाँ तक पहुँचता है और मतदान यहाँ पर 100% मतदान होता है और पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। सतीश गुप्ता, IBC 24, सेरा डांड, सोनहत। बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 अक्टूबर को प्रारंभिक मतदान सूची प्रकाशित की गई थी। 11 अक्टूबर से दावा आपत्ति और नाम जुड़वाने का क्रम चल रहा है, जो 14 अक्टूबर यानी कि कल तक आज तक जारी रहेगा। 16 अक्टूबर को अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन होगा। 17 से 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र का वितरण होगा और इसी समय तक नामांकन भी जमा किया जाएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को दोपहर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। 30 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और अगले दिन 31 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल भवन का घटिया निर्माण हो रहा है, ऐसी जानकारी है। निर्माणाधीन भवन के 2 कॉलम हिलने लगे हैं। 4 करोड़ की लागत से 2 मंजिला भवन बन रहा है और जिसमें घटिया निर्माण की बात सामने आई है। कटे कल्याण के तुमकपाल में यह अस्पताल बन रहा है। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं कि जो 2 कॉलम बने हैं वो किस तरह से हिलने लगे हैं और अस्पताल भवन के घटिया निर्माण की यहाँ बात सामने आ रही है। और जो निर्माण का कॉन्ट्रैक्टर है, जो निर्माण काम करा रहा है, उसे नोटिस भी भेजा गया है, जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। दंतेवाड़ा में विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस वक्त हम कटे कल्याण में मौजूद हैं। ये कटे कल्याण का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। ये अस्पताल भवन बनना है यहाँ पे। इसके लिए कॉलम खड़े हो चुके हैं, लेकिन कॉलम कितने मजबूत है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हाथ से देखिए, एक हाथ हिलाने पर ही किस तरीके से हवा में ये कॉलम गोते खाने लगा है। और इसी तरीके के 2-3 कॉलम और हैं जो गुणवत्ता पर पूरा सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर कॉलम के साथ साथ बीम भी डाला गया था। ये आप बीम देख पा रहे हैं, इसमें बाकायदा राड होना चाहिए था, लेकिन ये राड कहीं पर भी नहीं है। ये इसकी मजबूती का अंदाज़ा भी आप इसी से लगा सकते हैं कि बिना राड के ही यहाँ पर बीम डाला गया है। उसके साथ साथ ये कॉलम भी हवा में गोते खाने वाला है। यहाँ पर 2 मंजिला भवन बनना है और इसके कॉलम जो किसी भी भवन का आधार स्तंभ होते हैं, वो अगर कमज़ोर हो तो भवन टिक ही नहीं सकता। तो ऐसे में इस भवन का निर्माण जब पूरा हो जाएगा, यदि ये कॉलम इसी तरीके से रहे तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और लोगों की जान तक यहाँ जा सकती है, क्योंकि एक अस्पताल भवन है, 2 मंजिला अस्पताल है। इसलिए यहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा। अंबिकापुर में घड़ी चौक के पास स्थित विवेकानंद स्कूल में करीब 12:15 बजे एक बड़ा धमाका सुना गया। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। ऐसे में जब लोग स्कूल कैंपस के अंदर पहुंचे तो यहाँ धूल का गुब्बार पसरा हुआ था और करीब 4 से 5 लोग गंभीर अवस्था में घायल घुटने के बल चलकर बाहर निकल रहे थे। कुछ बच्चे भी हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन गोलमोल जवाब देने में जुटा हुआ। अंबिकापुर के विवेकानंद स्कूल में उस वक्त बच्चों की जान पर बनाई जब स्कूल में एयर बैलून फुलाते समय हीलियम गैस का सिलेंडर फट गया। ये धमाका इतना भयावह था कि बैलून फुलाने में लगे करीब 5 लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। 33 बच्चों को चोटें आईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। घायल बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
तो वहीं बैलून फुलाने में लगे लोगों में से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हिंदू एकता मंच लिखे हुए बड़े गुब्बारों में हवा भरी जा रही थी, तभी हीलियम गैस का सिलेंडर फट गया। स्कूल में उस समय लंच का समय था, लिहाजा बच्चे भी कैंपस में ही थे जहां बैलून फुलाया जा रहा था। उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। ऐसे में यहां हुए धमाके के बाद कंकड़ और पत्थर छिटकने से करीब 33 बच्चे भी चपेट में आ गए। फटा तो जो हवा में आके पूरा हम लोग ऊपर लगा तो पूरा ऐसे हो जा रहा है, पूरा आँख में पूरा लाल हो जा रहा है, पूरा फुलसी टाइप से हो जा रहा है, खून निकल रहा है। उसके बाद देखा कि यहाँ पे कुछ गैस वगैरह का वो गुब्बारा वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद वही सिलेंडर ऊपर तक उड़ा, वहाँ पे गिरा। बस यहाँ पे जो घटना घटी है, मैं यहाँ पे सामने खड़ा था और बहुत तेज आवाज़ आई, तो हमको लगा कि यहाँ पे अंदर जब गए तो हमको लगा बस की कोई टायर वायर फटी होगी, लेकिन अंदर देखे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन जो गैस का सिलेंडर है वो फटा था। उसके फटने से 5-7 लोगों की बहुत तेजी से चोट लगी है उन्हें। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी सुनील शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुए समेत तमाम प्रशासनिक महकमे के लोग मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो हमने पहला टास्क कंप्लीट हो गया, हमने प्राथमिक उपचार दिलवा दिया बच्चों को। अब हमारा टास्क यही है कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उन पे हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी लग गई है। एडिशनल हमारे डीएसपी अखिलेश साहब इसकी जांच कर रहे हैं। हमने प्रधानाध्यापक जो प्राचार्य हैं उनसे भी पूछताछ की है। जो गेट पे गार्ड रहते हैं उनसे भी डायरेक्टली हमने पूछा कि कोई भी सिलेंडर हो, चाहे किसी भी प्रकृति का हो, वो किसी भी बच्चों की संस्था में बिना परमिशन के और उसको किस संस्था को दिया गया, ये सब जांच का विषय। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाती है उसके फिर आपको अवगत है। मगर इस मामले में स्कूल प्रबंधन का रवैया चौंकाने वाला है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की परमिशन नहीं दी थी, मगर सवाल यही है कि अगर परमिशन नहीं दिया गया तो भला इतना बड़ा बैलून स्कूल कैंपस में कैसे फुलाया जा रहा था और इसके लिए किसने अनुमति दी थी। अभिषेक सोनी, IVG24, अंबिकापुर। तो चलिए, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC24। नमस्कार।